कार्यवाही की। और ये उपयुक्त पाया कि ये पीएमएलए का केस बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रकरण 10 दिन पहले दर्ज हो गया। अब वो तो ईडी करेगी, ईडी के बारे में कैसे कह सकता हूँ जेल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, वो तो ईडी से पूछ रहे हैं। देखो, इसमें हुआ यह है कि शांतिपूर्ण बाइक रैली पर हमला किया गया और वहां दुकानें जलाई गई, सामान भी लूटा गया, वाहन भी तोड़े गए, पत्थर छतों पर थे, जग जाहिर है। और कुछ उत्पाती लोग मुसलमानों के ऐसे थे जिनके मैं प्रमाण कुछ दिन बाद आपके सामने ला दूंगा कि हमको ज्यादा पैसे मिल जाए, उन्होंने ऐसी टूटी फूटी दुकानों में कचरे डाल के आग लगा डाली। तो गहलोत साहब तो आजकल गहलोत खां अहमद गहलोत बन गए, तो लंबी लिस्ट उन्हीं की बनाएंगे, हमारी काय को बनाएंगे। बुलडोजर तो चालू हो गया ना गहलोत साहब पे, ईडी भी बहुत बड़ा बुलडोजर है। और मैं आपको कह रहा हूं, हमने ऐसे प्रमाण दिए हैं तो बुलडोजर चलेगा तो यहीं नहीं रुकेगा, 10 जनपद तक जाएगा। हमारी पार्टी ने तय कर लिया कि ईस्टर्न ईआरसीपी एक बहुत बड़ी योजना है, 13 जनों की लाइफलाइन है। और आपको ये तो ध्यान होगा ही कि पिछली वसुंधरा सरकार ने ये प्रोजेक्ट भेजा था केंद्र को, और 40-50 साल में कांग्रेस ने चिंता की नहीं, चिंता था कि हम नहीं की, इसलिए चिंता हमारी है कि हम उस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। लेकिन एक पत्र में लेके आया है, उसको मेरे को भरोसा है कि आप निश्चित रूप से कोट करेंगे, और उसका मेन पॉइंट में आपको दर्ज भी कर देता हूं। ये एक टेक्निकल मामला है, देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए तो अजमेर में भी चर्चा की थी, इसको मना नहीं करते, जयपुर में भी की थी कि एआरसीपी का मामला हमारे सामने है, हम उसको टेक्निकल रूप से एग्जामिन कराएंगे। यही तो कहा था प्रधानमंत्री जी, ये तो नहीं कहा था राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी इसको करेंगे, उसमें क्या है कि जो 50% डिपेंडेबिलिटी वाटर डिपेंडेबिलिटी का जो प्रोजेक्ट होता है उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया जा सकता। देश की आजादी पंडित नेहरू जी के टाइम से अब तक कोई भी ऐसी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हुई। भारत सरकार की भी गाइडलाइन यही है कि 75% डिपेंडेबिलिटी पर, वाटर डिपेंडेबिलिटी पर राजस्थान की सरकार प्रोजेक्ट भेजे। और यहां एक पत्र है कमलनाथ जी का, कमलनाथ जी का थोड़ा सा टाइम और लूंगा मैं आपका। 27 जनवरी 2021 का पत्र है, ऊपर हमारे अशोक भाई लिख के देने के बाद ऊपर का मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि निर्णयानुसार निर्णय लिए गए थे 27/6/2018 को भोपाल में हुई मीटिंग में जिसमें 27/8/2018 को दोनों राज्यों द्वारा, राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा, अपने अपने जलग्रहण क्षेत्र में उपलब्ध जल तथा दूसरे राज्य में जलग्रहण क्षेत्र के उपलब्ध जल का 10% को उपयोग में लेने के संबंध में मध्य प्रदेश राजस्थान अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 12वीं बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार परियोजना में प्रावधान लिए जाने पर सहमति व्यक्त की गई। मध्य प्रदेश राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश से उद्भूत कुल्लू, पार्वती इत्यादि नदियों से निकलने वाली कैरियर सिस्टम डाइवर्जन सिस्टम चैनल की क्षमता 75% निर्भरता पर उपलब्ध पानी के आधार पर पुनरीक्षित करने के आग्रह पर राजस्थान राज्य को सहमति प्रदान की गई। उक्त परिप्रेक्ष्य में ही मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 16/10/2018 द्वारा राजस्थान शासन को निर्देश किया गया था कि राजस्थान द्वारा प्रस्तुत
डीपीआर में महलपुर बैराज एवं नवनेरा बैराज जो मध्य प्रदेश के है, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट में सम्मिलित समस्त घटकों बांध एवं बैराजों को 75% जल निर्भरता के आधार पर पुनरीक्षित कर डीपीआर में सम्मिलित करते हुए पुनः डीपीआर मध्य प्रदेश शासन को उपलब्ध कराएं, जिससे संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश देकर भारत सरकार को अग्रेसित किया जा सके। इनके खास यार कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का पत्र है जो 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी की बात कर रहे हैं, केंद्र भी यही कर रहा है। तो गहलोत साहब से मैं कहना चाहूंगा आपके जरिए, क्या राजस्थान की जनता को गुमराह नहीं करें। आपने 13 जगह आंदोलन कर दिए, केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं करें या सीपी की ये फॉर्मेलिटी पूरी करें। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि जो केंद्र सरकार जो क्वेरीज मांग रहा है, जो मापदंड के अनुसार, और जो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है उसकी पूर्ति करें, तो प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट पर गंभीरता से विचार कर राजस्थान की लाइफ लाइन की दृष्टि से आधे राजस्थान को पानी उपलब्ध कराएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। 4 दिन पहले इसी मंच से इसी कुर्सी पर बैठ करके दस्तोर मीना ने भी ये कहा कि सबका साथ, सबका विकास, विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो आरक्षण का फायदा छोड़ चुकी है क्योंकि वो सक्षम हो गई। क्या सक्षम लोगों को आरक्षण का फायदा छोड़ देना? देखो, उन्होंने क्या कहा, वो हमारी सांसद है, उनसे मैं बैठ के बात करूंगा किस संदर्भ में ये कहा, तो उसके बाद ही मैं आपको क्लियरिफिकेशन को दे सकता हूं। उनकी बात को मैं काटना नहीं चाहता, उन्होंने जो कहा उनकी राय सही हो। उन्होंने तो कह दिया कि आपने उनकी बातों की पूरी तरह नहीं सुनी होगी। आपको क्या लगता है कि जो संपन्न हो गए आरक्षण का फायदा लेने के बाद उनको अब अन्य लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? संपन्न की परिभाषा क्या है, एक बार गहलोत साहब ये बताए। नहीं, गहलोत साहब नहीं, देश का कोई आयोग पर बताए, एसटी आयोग बताए, एससी आयोग बताए, कोई अदालत बताए, कोई विधानसभा बताए। सक्षम का जिस समय परिभाषा आ जाएगी उस समय मैं अपने बयान दे दूंगा। नहीं, जो एमएलए एमपी बन गया या प्रशासनिक अधिकारी है, गजेटेड ऑफिसर है, वो लोग एमएलए एमपी बन जाने से केवल सक्षमता नहीं आ जाती, अभी तो समाज के लोगों को, नीचे वालों को मौका मिलेगा। एमएलए एमपी या आईएएस आईपीएस बन जैसे सक्षमता नहीं आती। आपका थोड़ा सा मैं समझ लूंगा, आप मेरे साथ चलो थोड़े सिविल लाइन फाटक में एक डीजी रिटायर्ड रहते हैं किशन लाल मीणा, जिसके पास 2.5 कमरे हैं, तो वो सक्षम थोड़े हो गए। मैं उसको सक्षम की परिभाषा नहीं मांग। आप क्या करें? वो तो पूरे देश में यही हो रहा है, फेस कहाँ बदला गया है। अरे कौन नहीं मानता, सीएम ये भी बनना चाहता है, मैं भी बनना चाहता हूँ, कौन नहीं बनना चाहता। किसी के सपनों को कैसे रोका जा सकता है? तय तो पार्लियामेंट कोर्ट तय करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ 6-6, 7-7, 8-8 फेस है। कांग्रेस में तो एक फेस आया था सचिन पायलट, जिसको भी गहलोत साहब ने 1000 फुट नीचे गाड़ दिया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अरे अच्छा परंपरा है कि अच्छे फेस आए, ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हों, तो उनमें से योग्य खिलाड़ी मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगा। यहाँ तो गहलोत साहब जी ने ऐसी मोनोपोली कर डाली कि बेचारा सचिन पायलट का नाम ही उड़ा दिया। मेहनत तो 5 साल तक पायलट ने की, बन बैठे। ये वो उनका मामला, कोई बनो कोई आओ, लेकिन जिस ढंग से युवाओं का दमन, अच्छे व्यक्तियों का दमन कांग्रेस में हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा। हमारे 6-6 माना यूथ मुख्यमंत्रियों के नाम आ रहे हैं, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, तो पार्टी के लिए। हमारे यहाँ ऐश्वर्य जी, मेरा तेरा समर्थक नहीं होता। हमारे विचारधारा के समर्थक होते, विचारनिष्ठ होते, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते। कार्यकर्ता ठीक है, कोई 10, 20, 25 अपनी भावना रखते तो अलग बात है, लेकिन आपको बड़ा पद नहीं मिला। कुछ लोग तो इस तरीके की बात भी कहते हैं, आपके राजनीति में कई लोग कहते हैं कि आप आदिवासी इसलिए आपको बड़ा पद नहीं। देखो, बहकाने के भड़काने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन
केंद्र में 8 आदिवासी मंत्री हैं, राष्ट्रपति एससी के बैठे हुए हैं, और सबसे पहले एसटी आयोग अटल जी ने बनाया, एसटी कमीशन बनाया, एसटी का अलग से मंत्रालय बनाया। और ये मैंने अभी बोला ही है, झारखंड में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी था उनको गौरवान्वित किया है। सबसे ज्यादा सम्मान आदिवासियों को दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को दिया है। मैं किन परिस्थितियों में पार्टी से चला गया बात अलग है, लेकिन वापस आए, जहाज का पंछी जहाज में आ गया तो मेरे को राज्यसभा में भेज दिया। कितनी बड़ी बात की है। जहाज का पंछी जहाज में आ गया, आप ये कह रहे हो 2-2.5 साल बाद में आप सक्रिय हुए, जहाज के पंछी को नहीं तो पहले भी सक्रिय थे। आप आए नहीं 2 साल में तो पार्टी का अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? 2 साल बाद में आप दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे 2-4 दिन ऐसा नहीं, बीच में पार्टी कार्यालय में जो पत्रकार वार्ता है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की दिशा निर्देश के अनुसार होती है। मेरे को आदेश दिए, मैंने आके पत्रकार वार्ता कर ली। 2 साल में नंबर आए, चाहे 2.5 साल में आए, चाहे अगले जन्म में आए, ये विचारधारा की लॉ है, वो चलती रहेगी। विचारधारा नष्ट नहीं होने वाली। मैं तो पार्टी से जैसे भी निकाला गया है, निकल गया, जो भी परिस्थिति बनी, मैंने मेरी विचारधारा नहीं छोड़ी, मैं बराबर विचारधारा पे अड़ा, वो नहीं छोड़ी। मीणा साहब, एक सवाल था मेरा। अभी आपने मंच से कहा कि मुख्यमंत्री तो आपके पड़ोसी पूनिया साहब भी बनना चाहते हैं, आप भी बनना चाहते हैं, तो ये मान ले जाए? ये पूनिया जी तो दिल्ली में है। अरे आप ऐसा मत बना देना यार। आप भी बनना चाहते हैं, ये भी बनना चाहते थे, मान लिया जाए? मैं तो ये कह रहा हूँ, कौन नहीं बनना चाहता। पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। मतलब मान लिया जाए कि आपके मन में इच्छा है कि आप एक दावेदार हैं मुख्यमंत्री की। दूसरा, आप राज्यसभा सांसद हैं, 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होगा, क्या आपकी मंशा विधानसभा चुनाव लड़ने की है? अरे मेरी मंशा तो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन मेरा रिटायरमेंट तो 2024 में। मैं कैसे फैसला कर सकता हूँ यार? मेरी पार्टी करेगी, पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, तो उस हिसाब से मैं अनुसरण करूंगा। आपने बोला कि 8 कॉम्पिटिटर हैं, तो व्हाई दे आर लैग पुलिंग टू ईच अदर? हाँ, लैग पुलिंग क्यों कर रहे हैं? आपको कहाँ दिखा? ये कल बोला है बैठक के अंदर, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। आप थे क्या अंदर बैठक में? बैठक फोन तो होता है सर आप। नहीं, आप क्या नाम से मेरी बात सुनो। हर पार्टी चुनाव के नजदीक हल्के फुल्के, देखो हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो हल्के फुल्के जो होती है मनमुटाव, तो वो तो बैठ के अपने, आपके परिवार में भी होंगे, मेरे में भी है, तो बैठ के दूर करने चाहिए। संवादहीनता से तो उल्टा खाई बढ़ती है ना, इसलिए शायद वो किया होगा राजनीतिक जी ने। 23 पास में ये कब दूर करेंगे? कौन सा? 23 का कल ही दूर हो गए। वो सुंदरा जी पहुंच गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पहुंच गए, हमारा जो स्टेट का नेतृत्व तो पूरा पहुंच गया। हाँ, कोई आपको ये मीडिया का बनाया हुआ है ना, आप देखना जब अंधकार चलेगा 2023 में, तो पता ही नहीं लगेगा कहाँ गई कांग्रेस। और कोई सवाल? पार्टी से आपकी नाराजगी दूर हो गई क्या? मेरे- पार्टी कह रहे हैं कि अब रीट के मुद्दे पर तो आपको यहाँ आने ही दिया था, पीसी करने के लिए अब आज बुलाया पार्टी। देखो ऐसा, मेरी बात सुनो, जब सामूहिक रूप से पूरी पार्टी कार्यालय से चल के विधानसभा तक गई, तो रीट के मामले में हम सब एक काम कर रहे थे। मैंने भी उस दिन और बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी खबर सुन लीजिए। कोविड सहायकों के सपोर्ट में आए हैं हरीश चौधरी। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक चिट्ठी लिखी है और कोविड सहायकों का कार्यकाल बढ़ाने का उन्होंने आग्रह किया है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि कोविड काल में जान की परवाह किए बिना इन लोगों ने काम किया, आमजन की सेवा में समर्पित रहे कोविड सहायक। अब इनकी मांगों पर दोबारा विचार कर निर्णय लिए जाने की उन्होंने चिट्ठी के जरिए मांग की है। तो देखिए ये वो चिट्ठी, कांग्रेस नेता हरीश चौधरी कोविड सहायकों के समर्थन में, हालांकि कुछ और भी चेहरों ने समय समय पर बयान दिए हैं, लेकिन ये एक बड़ा कदम है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिख इन लोगों की ओर से मांग अपनों ने ही की। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख ये आग्रह किया कि कोविड सहायकों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, इनकी मांगों पर दोबारा विचार कर निर्णय लिया जाए। उन्होंने अपनी चिट्ठी में इस बात को भी लिखा कि हमें याद रखना चाहिए कि जो कोविड सहायक हैं, उन्होंने कोविड काल में अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार काम किया, आमजन की सेवा में समर्पित रहे। ऐसे में इनकी मांगों पर दोबारा विचार कर सही निर्णय लिए जाने की जरूरत है। तो ये वो चिट्ठी
जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजी गई है कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी की ओर से। देखिए, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कोविड सहायक वैसे भी लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, अपने हक के लिए हल्ला बोलते रहे हैं। आज तो उनका एक बड़ा धरना लगातार सुर्खियों में रहा है। कई ज्ञापन कोविड सहायकों ने कलेक्टर को सौंपे, सीएम के नाम, इवन राज्यपाल के नाम, और अलग अलग तरीके से अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन उन्होंने स्टेज किया। इस बीच उन्हें समर्थन देने आगे आए, उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की जरूरत सरकार को बताई कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने। और जयपुर में कोविड सहायकों का धरना 20वें दिन भी जारी है। शहीद स्मारक पर यह धरना दे रहे हैं कोविड सहायक, अब दिल्ली कूच का ऐलान कर रहे हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने यह बड़ा ऐलान किया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली कूच कर जाएंगे। 31 मार्च को 28,000 CHA को कार्यमुक्त किया जा चुका है। और देखिए, 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोविड सहायकों के धरने को अलग अलग एंगल से हमारे कैमरामैन ने खींचा है। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं और सबसे खास बात देखिए आप, इतनी भयानक गर्मी है और इस गर्मी में भी ये कोविड सहायक अपने बच्चों को गोद में लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। लगातार ये कोविड काल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। एक दिन एक आदेश आता है और इन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाता है, जिसके बाद ये अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है। सेंट्रल जेल से धमकी और रंगदारी का खेल सामने आया है। पुलिस ने जब सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया तो इस दौरान वहां मोबाइल और सिम कार्ड मिले। जेल के अंदर से धमकाकर पैसे मांगने का काम चल रहा था, यानी रंगदारी को जेल के भीतर से अंजाम तक पहुंचाया जा रहा था। सूचना के साथ ही पुलिस ने यह कार्रवाई की और अब पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द करेगी और इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने ये जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीकानेर जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। बीकानेर सेंट्रल जेल में एक बार फिर मोबाइल मिले हैं, सिम कार्ड मिले हैं सर्च ऑपरेशन के दौरान, और ये पूरा मामला जुड़ा है जेल के भीतर से ही रंगदारी वसूलने का, धमकी दिए जाने का। जेल के अंदर से धमकाया जा रहा था, पैसे मांगे जा रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विक्रम जागरवाल से। विक्रम, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो बीकानेर सेंट्रल जेल है, यहाँ पर कई बार इस तरह की बातें सामने आ चुकी है कि मोबाइल के माध्यम से जो जेल में बैठे कैदी हैं वो रंगदारी वसूल करते हैं और बाहर के लोगों को जो है धमकियां देते हैं। और ऐसी ही एक जानकारी जो है आईजी ओम प्रकाश को मिली और इसके बाद जो है आज आईजी ओम प्रकाश ने जेल में जो है सर्च किया। इस दौरान एक मोबाइल और एक सिम भी बरामद किया गया है और अब जो पुलिस है वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये मोबाइल और ये सिम किसके नाम से था, क्योंकि कई बार इस तरह की बातें पहले भी सामने आ चुकी है कि जेल में जो अपराधी बंद रहते हैं वो फोन के माध्यम से इस तरह से लोगों से पैसे मांगते हैं। तो उसी को लेकर ये पूरी कवायद की गई है और पुलिस और जेल प्रशासन अब इस फोन की जांच में जुटा है। जी, किससे रंगदारी वसूली गई थी और क्या ये पहला मामला था या ये पूरे रैकेट की तरह जेल के भीतर से ही संचालित हो रहा है? इस संबंध में कुछ बताया गया? जी, अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है कि किससे रंगदारी मांगी गई थी, लेकिन इस तरह के पहले भी कई बातें सामने आ चुकी है। जब जेल में बंद बैठे जो अपराधी हैं वो बाहर जो लोग हैं उनसे जो है रंगदारी वसूल करने का काम करते हैं। जो बिजनेसमैन हैं उन्हें फोन पर धमकियां दी जाती है। इस तरह के जो दूसरे लोग हैं जिनसे वो पैसे के लिए इस तरह की धमकियां दी जाती है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोटा पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। एक दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 41,000 रुपए का जुर्माना भी उस पर ठोका गया है, लगाया गया है।
जून 2019 में दादाबाड़ी पुलिस ने कार्रवाई की थी। 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोटा पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 41,000 के जुर्माने से दंडित किया। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों ने अजमेर पहुंचकर आरपीएससी के सामने अपने आंदोलन की शुरुआत की। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी सभी विषयों का दोबारा परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसे लेकर अलग अलग अदालतों के आदेश आ चुके हैं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आरपीएससी को लंबित भर्ती परीक्षाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी परीक्षा के अभ्यर्थियों को अपने रिजल्ट का इंतजार है। अजमेर में आंदोलन की शुरुआत करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है, अगर आरपीएससी की ओर से परिणाम जारी नहीं किया गया तो सभी अभ्यर्थी आयोग भवन के बाहर अनशन पर बैठेंगे। 2016 की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम 3 साल से रुका हुआ है और आरपीएससी में बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका, उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं। हाई कोर्ट का आदेश आ चुका, उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं। कभी यहाँ से लेटर डीओपी भेजते हैं और डीओपी से आरपीएससी भेजते हैं। ये 6 महीने से इनकी लुका छिपी का खेल चल रहा है और बेरोजगार परेशान हो चुके हैं। इस भर्ती को लेकर के अंतिम रूप से धरना दिया जा रहा है। हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 को पूरी करवाने के लिए हम यहाँ बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले धरना दे रहे हैं। हमारी भर्ती 3 साल से अटकाई जा रही है। जोधपुर एम्स में नर्सिंग अपस्किलिंग की शुरुआत हुई है। यहां स्वीडिश ट्रेड कमिश्नर ऑफिस, एम्स नई दिल्ली और एम्स जोधपुर के बीच साझेदारी के साथ गठित इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर ने स्किल फॉर स्केल प्रोग्राम की शुरुआत की। ये एक ऐसी ई लर्निंग पहल है जिसके माध्यम से नर्सेस को व्यवहारिक ज्ञान से लैस करने की तैयारी की गई है ताकि वे गैर संचारी रोगों के प्रबंधन के लिए रोगियों की देखभाल से संबंधित नवीनतम तरीकों को अपना सकें। आपको बता दें, एम्स जोधपुर और एस्ट्राजेनेका इंडिया के सहयोग से इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर की ओर से डायबिटीज मैनेजमेंट में नर्सेस के अपस्किलिंग प्रोग्राम की शुरुआत है। इसका मकसद रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और इंक्यूबेशन सेंटर को और बेहतर बनाना है, जो कि रोगियों से संबंधित परिणामों को और बेहतर बनाने में मददगार होगा। प्रोग्राम ये जो नर्सेस हैं, जो कि हर प्रकार की हेल्थ केयर के लिए बैकबोन रहती है, इनको एम्स जोधपुर की जो एक एडवाइजरी। गला सूखा और सड़क तरबतर, लापरवाही की कुछ तस्वीरें कोटा से आई है, देखिए। कोटड़ी इलाके में मंगलवार की देर शाम पानी की पाइपलाइन टूट गई। जो पानी कई लोगों की प्यास बुझा सकता था वो बेकार ही बह गया। इतना ही नहीं, पाइपलाइन की मरम्मत के कारण आज 50,000 लोगों को पानी की सप्लाई भी नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक कोटड़ी अंडरपास निर्माण कार्य के दौरान शाम को 24 इंच से जुड़ी हुई 6 इंच की पाइपलाइन टूट गई, जिसे रिपेयर करने का काम रात 12 बजे से शुरू किया गया। इस कारण आज सुबह कोटड़ी, वल्लभनगर, वल्लभबाड़ी, बजरंग नगर क्षेत्र, छावनी के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रही। अंडरपास के लिए तो उसमें मशीन से टूट गई। ये निर्माण कार्य? हाँ, नहीं हमारा नहीं है, अपना तो यूआईटी से वाटर पाइपलाइन का काम है। तो ये कौन से निर्माण कार्य किससे टूटी थी? ये फ्लाईओवर वालों से। फ्लाईओवर? हाँ, यूआईटी के कार्य से टूटी। अजमेर नगर निगम की कल होने वाली साधारण सभा को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। आज कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों ने साधारण सभा को लेकर रणनीति बनाई। इस दौरान कांग्रेस ने पहली बार जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आए पार्षदों को साधारण सभा के गुर सिखाए। गौरतलब है कि महापौर ब्रजलता हाड़ा द्वारा कांग्रेस में निर्दलीय पार्षदों से प्रस्ताव लिए बिना एजेंडा जारी करने को लेकर पहले ही कांग्रेस पार्षद महापौर की कार्यशैली से नाराज हैं। इसके लिए 2 दिन पहले पार्षदों ने नगर निगम में जबरदस्त हंगामा भी किया था।
अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे सभी पार्षद साथियों के साथ एक प्री जीसी के रूप में हमें आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम शहर के विकास की बात और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो सौतेला व्यवहार हमारे क्षेत्रों में और हमारे पार्षदों के साथ कर रखा है, उस पर हमें घेरने के लिए हमें अपनी रणनीति बना रहे हैं। खबर राजसमंद से, जहां आमेट उपखंड कार्यालय से बाल विवाह अभिशाप है का संदेश देने के लिए स्कूली विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। उपखंड अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना की। रैली उपखंड कार्यालय से शुरू हुई, दोबारा उपखंड कार्यालय पर आकर ही खत्म हुई। रैली में बालक बालिकाएं हाथों में तख्तियां लेकर और नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्ग से होते हुए गुजरे। रैली को मित्र मंडल विद्यालय के स्टाफ द्वारा जल वितरण किया गया, जिसमें मुकेश वैष्णव भी मौजूद रहे। रैली के समापन के मौके पर खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने स्काउट गाइड छात्र छात्राओं को बाल विवाह नहीं करने के संबंध में शपथ दिलाई। और एक बड़ी खबर मिल रही है, शाहपुरा से सड़क हादसे की खबर है। बताया जा रहा है बेकाबू होकर एक रोडवेज बस कार पर पलट गई। देखिए जिस तरह से रोडवेज बस क्षतिग्रस्त हुई है, आप हादसे की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। रोडवेज बस पर से ड्राइवर ने कंट्रोल खोया, ये बस बेकाबू हुई और एक कार पर जा पलटी। हादसे में एक बच्चे की मौत की खबर है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हादसा, जैसा कि प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिल रही है, ओवरटेक करते समय हुआ है। भाबरू थाना इलाके के नींझर मोड़ के पास ये दुर्घटना हुई है। बड़ी खबर शाहपुरा से। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीकानेर में फोटोग्राफर से मारपीट और लूट की खबर है। दरअसल ये फोटोग्राफर बारात में गए हुए थे और इसी दौरान उनके साथ वारदात हुई। मामले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अब इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखिए इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए आप। फोटोग्राफर से न केवल मारपीट की गई बल्कि उसे लूट भी लिया गया। देखिए छीना झपटी और तुरंत भागते कुछ चेहरे इसमें आपको नजर आ रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। नगर निगम ग्रेटर में नए कमिश्नर महेंद्र सोनी ने ज्वाइनिंग के बाद आज निगम के विभिन्न जोन का दौरा किया। आयुक्त ने सुबह निगम गैराज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान निगम के आला अधिकारी उनके साथ रहे। मानसरोवर में बिगड़ी सफाई व्यवस्थाओं पर ऐतराज जताते हुए अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।